तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 445 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हैंग्योल बेक होता है वो हानिल की सर्जरी बस स्टार्ट करने ही वाला होता है और डैनियल इस प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक में पहुंच चुका होता है, यानी कि फर्स्ट एफिलिएट में। डैनियल लोगों की भीड़ के बीच से यहाँ से भागता हुआ जा रहा होता है और कहता है मेरे आगे से हट जाओ। लेकिन दिक्कत ये होती है कि डैनियल को ये नहीं पता होता कि हानिल की सर्जरी कहाँ पे हो रही है, यानी कि कौन से रूम में हो रही है। इसलिए डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग रूम्स हैं, आखिर हानिल किस में है, मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि हानिल कहाँ पे है। लेकिन इतने में ही जो वैरन चे होता है वो डैनियल के सामने आ जाता है और उसको रोकते हुए कहता है रुक जा डैनियल पार्क, आखिर तुझे यहाँ पे क्या काम है। डैनियल अपने मन में कहता है क्या वैरन चे, ये तो वर्कर्स की साइड है। डैनियल अभी वैरन को कहता है मुझे जाने दो, मेरी दोस्त अभी खतरे में है। वैरन, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, अभी मुझे वो ऑपरेटिंग रूम ढूंढना है जहाँ पे उसकी सर्जरी चल रही है। वैरन कहता है चाहे तो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन मुझे तुझे रोकने के ऑर्डर्स मिले हैं, ये मुझे चेयरमैन ने कहा है। डैनियल कहता है क्या, लेकिन वैरन कहता है क्या तुझे समझ नहीं आया, मैं अब वर्कर का एक हिस्सा हूँ, इसका मतलब अब मैं तेरा दुश्मन हूँ। बस इस बार मैं तुझे यहाँ से जाने दे रहा हूँ, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल ले, मैं इस तरह से तुझे यहाँ पे घूमने नहीं दे सकता। लेकिन अभी जो डैनियल होता है उसके अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं होता। डैनियल इतने में ही वैरन के एक मुक्का मार देता है जिसे वैरन अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। डैनियल कहता है ये बात तुझे थोड़ा जल्दी बोलनी चाहिए थी, मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अभी डैनियल के मुक्के की वजह से जो वैरन का हाथ होता है उसमें झंझनाहट महसूस हो रही होती है उसे, इसलिए वैरन अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये क्या है, क्या डैनियल पार्क हमेशा से इतना ज्यादा ताकतवर था। तभी डैनियल एक और उछल के लात मारता है वैरन के, लेकिन वैरन इसको अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है, बट लात के फोर्स की वजह से घिसड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है और साथ में अपने मन में बोल रहा होता है ये बस ताकतवर ही नहीं है, ये काफी ज्यादा तेज भी है। इतने में डैनियल भागता हुआ आता है और उछल के एक लात मारता है वैरन के, लेकिन वैरन इस लात को भी अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और कहता है डैनियल पार्क, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, आखिर तुझे क्या हुआ है, क्या तूने भी मेरी ही तरह किसी आइलैंड में जाकर ट्रेनिंग करी है। डैनियल पार्क, मुझे अच्छी तरह से पता है तुझे अभी अपने दोस्त को ढूंढना है, इसलिए हम इस फाइट को जल्दी से निपटा देते हैं, वैसे भी काफी सारे लोग हमें यहाँ पे अभी देख रहे हैं। और वैरन अपना कोट निकाल के डैनियल के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद डैनियल कहता है मैं अपनी जिस दोस्त को ढूंढ रहा हूँ तू भी उससे पहले मिला है, उसका नाम हानिल है, उसने शैली के साथ अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज किया था। वैरन, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मुझे यहाँ से जाने दे। वैरन कहता है अच्छा तो क्या हुआ, क्या मुझे उसकी चिंता करनी चाहिए या फिर कुछ और, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुझे यहाँ पे रोकने के मेरे अपने रीजंस हैं, तो आजा इसे जल्दी से निपटाते हैं। और वैरन अभी अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर देता है, जो कि वैरन का एक नई तरीके का सीक्यूसी होता है, यानी कि अपडेट हो चुका होता है, और हमारा डैनियल अभी इस सीक्यूसी के अंदर होता है। तभी वैरन बहुत ही ज्यादा स्पीड में आता है डैनियल के सीक्यूसी अटैक मारने के लिए, लेकिन वैरन का मुक्का लगता है डैनियल के बिल्कुल बगल में एक लाल बटन में। वैरन कहता है उप्स, मेरा निशाना चूक गया। और जैसे ही वैरन इस लाल बटन में मुक्का मारता है यहाँ पे तेज तेज से सायरन बजने लग जाता है और डैनियल को समझ आ जाता है कि वैरन यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। डैनियल अपने मन में कहता है नहीं, इसका अटैक मिस नहीं हुआ है, इसने जानबूझ के इसको मिस करा है, इसने जानबूझकर इमरजेंसी बेल के ऊपर मुक्का मारा है। और इमरजेंसी बेल की आवाज से अभी जो इस जगह की छत होती है वहां से पानी निकलने लगता है, क्योंकि इमरजेंसी बेल बजने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कहीं पे आग लगी है। वैरन कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, लगता है अब वो लोग सर्जरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी डैनियल वैरन को कहता है तुमने ये जानबूझ के किया ना, ताकि सर्जरी ना हो पाए। अभी ये जो इमरजेंसी अलार्म होता है इसकी वजह से यहाँ पे सारे के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं और वैरन यहाँ से जाते हुए डैनियल पार्क को कहता है डैनियल पार्क, आखिर तू यहाँ पे इस तरह से खड़ा क्यों है, क्या तूने सुना नहीं यहाँ पे कहीं पे आग लग चुकी है, इसलिए जल्दी कर और यहाँ से निकल ले। लेकिन साथ ही साथ में वैरन अपने मन में भी बोल रहा होता है डैनियल पार्क, ये आखिरी बार है जब मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, अगली बार जब हम दोनों आपस में मिलेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन होंगे। और वही जो हैंग्योल होता है उसने हानिल के चेहरे पे अपना ब्लेड लगा दिया होता है, वो अपनी चीर फाड़ बस शुरू करने ही वाला होता है। इतने में ही हैंग्योल के बगल में जो नर्स होती है कहती है डॉक्टर, लगता है क्लिनिक में कहीं आग लगी है, और इस वजह से जो हैंग्योल होता है उसको ना चाह के भी रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो हेजिन होती है अभी चिल्ला के बोल रही होती है आखिर तुम लोगों ने मेरे चेहरे के साथ ये क्या करा है कमीनों। लेकिन यहाँ की जो स्टाफ की एक बंदी होती है वो एक स्माइल के साथ कहती है तुमने ही तो कहा था तुम्हें असली सुंदरता चाहिए, हर कोई सुंदरता को अलग तरीके से देखता है, तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुम्हारी सर्जरी में काफी ज्यादा मेहनत करी है। हेजिन कहती है
है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? इसके बाद दूसरी बंदी हेजिन को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए कहती है जिसके ऊपर हेजिन ने साइन करा था। हेजिन जरा इसको देखो, इसके ऊपर तुमने ही साइन करा था। बट हेजिन चिल्लाते हुए कहती है, हाँ ये सच है, मैंने इसके ऊपर साइन करा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बोला था मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सुंदर बना दोगे। तुमने कहा था सब कुछ सही रहेगा क्योंकि एक स्पॉन्सर्ड सर्जरी है। तुमने कहा था अगर कुछ भी गलत होगा तो इस बात की जिम्मेदारी तुम लोग लोगे। दूसरी हरामखोर बंदी एक स्माइल के साथ कहती है, हे जिन, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तुमने साइन करा है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। हे जिन चिल्लाते हुए कहती है, ओ अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम लोगों को तब तक परेशान करती रहूंगी जब तक तुम लोग इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते। मैं ये सारी चीजें सिर्फ सोशल मीडिया में ही पोस्ट नहीं करूंगी, मैं न्यूज वालों को भी तुम्हारे क्लिनिक की सच्चाई बताऊंगी। अभी दो लड़कियों ने हेजिन को पकड़ रखा होता है और दूसरी बंदी कहती है, ओ अच्छा ठीक है हेजिन, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे तुमने साइन करा था उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने इस ऑपरेशन की जानकारी किसी बाहर वाले इंसान को दी तो तुम कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशंस को वायलेट कर दोगी और इसके जुर्माने के तौर पे तुम्हें हमें काफी सारे पैसे देने होंगे और साथ ही साथ में जो हमने तुम्हारी सर्जरी करी है तुम्हें उसके भी हमें पैसे देने होंगे और वो सारे के सारे पैसे मिला के हो जाते हैं 500 मिलियन वॉन। तो बताओ क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अब भी इसको करना चाहते हो? अगर तुमने हमारे क्लिनिक के बारे में किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे ऊपर एक कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस करेंगे। क्या तुम इस केस को झेल पाओगी? क्या तुम कोर्ट में हमारा आमना सामना करने के लायक हो? और क्या तुम्हारे ऊपर जितनी भी पेनल्टी लगेगी तुम उसको हमें पे कर पाओगी? हे जिन, तुम सिर्फ एक इंसान हो और तुम्हारा सामना होगा पूरे के पूरे क्लिनिक से। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम कोर्ट में हम सबको हरा पाओगी? अभी हेजिन काफी ज्यादा होपलेस हो चुकी होती है और कहती है, लेकिन वो एक स्पॉन्सर्ड सर्जरी थी, आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इस हॉस्पिटल का चेहरा थी, तुम्हें तो मेरे ऊपर काफी अच्छे से काम करना चाहिए था, आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या करा? और हेजिन अभी फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद हरामखोर बंदी अपनी जगह पे बैठती है और एक अजीब सी स्माइल के साथ कहती है, हाँ हेजिन, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी सर्जरी बिल्कुल स्पॉन्सर्ड थी, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ जो डैनियल होता है वो भी हानियुल के पास पहुंच चुका होता है। डैनियल हानियुल को समझाते हुए कहता है, हानियुल, अगर कोई सर्जरी स्पॉन्सर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी तुम्हारा काम अच्छे से करेंगे। हानियुल कहती है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो डैनियल? डैनियल कहता है, मैं ये नहीं कहता कि सारे क्लिनिक एक जैसे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये सर्जरी स्पॉन्सर्ड है तो ऐसे में कई सारे सर्जन्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्जरी करते हैं। जो घपला करने वाले क्लिनिक होते हैं उनके पास अपनी एक अलग मार्केटिंग टीम होती है और जब भी इन लोगों से कोई सर्जरी गलत हो जाती है तो वो सारा का सारा इल्जाम अपनी मार्केटिंग टीम के ऊपर लगा देते हैं। सब कुछ मार्केटिंग टीम के ऊपर आने के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। हानिल कहती है, आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैनियल कहता है, और क्योंकि इस तरह की सर्जरी फ्री होती है जो कि लोगों को स्पॉन्सरशिप की वजह से मिलती है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उस सर्जरी के बाद तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक बार वो लोग अपनी सर्जरी कर लेते हैं तो उन्हें तुमसे कोई भी मतलब नहीं होता। हानिल कहती है, लेकिन अगर उनकी कोई स्पॉन्सर सर्जरी बेकार चले जाएगी तो वो लोग खुद के क्लिनिक को प्रमोट कैसे करेंगे? डैनियल कहता है, ऐसा कोई भी क्लिनिक नहीं है जो अपने प्रमोशन के लिए उन मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं करता जो बहुत सारा मेकअप करती है, या फिर मॉडल ने बहुत सारा मेकअप करा होता है, या फिर उनकी फोटो को फोटोशॉप में एडिट किया जाता है। और जब कोई नॉर्मल इंसान उन एडिटेड फोटो को देखता है तो उसके मन में भी ख्याल आता है कि मुझको भी इतना ज्यादा सुंदर बनना है। इसलिए जो भोले भाले लोग होते हैं वो भी प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक चले जाते हैं ताकि वो भी सुंदर बन पाए। लेकिन हानियुल, प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्लिनिक के कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती है जो सर्जरी खराब होने में बस उनके ही फेवर में जाएगी। हानियुल, मैं तुमसे एक बार फिर से कहता हूँ, सारे क्लिनिक एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक होते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनका नुकसान करते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़की प्लास्टिक सर्जरी से सुंदर बन जाए तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी गलत हो जाएगी तो तुम इमोशनली टूट जाओगी। तो खैर अभी जो हमारा डैनियल होता है हानिल के गाल पे हाथ लगा के उसको अच्छे से सब कुछ समझाता है, और अपनी हानिल होती भी बहुत ज्यादा प्यारी है, उसको सब कुछ समझ आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हेजिन होती है हरामखोर लड़की का कॉलर पकड़ के चिल्ला रही होती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको यहाँ पे बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। मुझे बताओ आखिर इस सर्जरी का इंचार्ज कौन है? आखिर तुम लोग किस तरीके का बकवास कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो? मुझे तुम्हारी मार्केटिंग टीम से बात करनी है, उन्हें जल्दी से यहाँ पे बुलाओ। हरामखोर लड़की एक हरामखोर
और स्माइल के साथ कहती है, हाँ हमारे पास ऐसा कोई है जो इस सब का इंचार्ज है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मुझे उसको यहाँ पे बुलाना चाहिए? हेजिन कहती है, हाँ मुझे पूरा यकीन है, जल्दी उसको यहाँ पे बुलाओ। हरामखोर लड़की कहती है, तो ठीक है, लो वो यहाँ पे आ गया। हेजिन कहती है, कहाँ है वो? तभी हेजिन के पीछे से आता है लोगन ली और कहता है, आखिर ये भद्दी कुतिया है कौन? तो खैर हेजिन की तो वाट लग ही चुकी होती है। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जिसको हानिल अभी बोल रही होती है, तो डैनियल तुम किसी को ढूंढ रहे हो है ना? डैनियल कहता है, हाँ मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने एक लैब कोट पहना है। मैंने पूरे क्लिनिक में उसको ढूंढ लिया लेकिन वो इंसान मुझे कहीं भी नहीं मिला है। हानिल कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, अरे कोई बात नहीं हानिल, तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम इस बारे में ज्यादा जानोगी तो तुम्हें भी खतरा हो सकता है। तभी डैनियल देखता है उसके सामने 3 बंदे आ रहे होते हैं जिन्होंने लैब कोट पहना होता है और डैनियल इन बंदों को देख के अपने मन में सोचता है, 1 मिनट, इन्होंने भी लैब कोट पहना है। मैं तो भूल ही गया था सिर्फ डॉक्टर्स ही लैब कोट नहीं पहनते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो भी लैब कोट पहनते हैं। हो सकता है कि जिन्यूंग पार्क भी एक फार्मासिस्ट हो ना कि एक डॉक्टर। डैनियल अभी खुद से कह रहा होता है, आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रहा था कि वो एक डॉक्टर होगा। डैनियल हानिल को कहता है, हानिल यहाँ पे सबसे पास में कौन सी फार्मेसी है? हानिल कहती है, क्या फार्मेसी? वो तो क्लिनिक में ही है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या इस बिल्डिंग के अंदर एक फार्मेसी भी है? और डैनियल भागता हुआ जा रहा होता है उस फार्मेसी की तरफ और अपने मन में कहता है, मुझे समझ आ गया, जो क्लिनिक की डिस्पेंसरी है, जरूर जिन्यूंग पार्क ने मुझे उसी जगह पे टॉर्चर किया था। और अभी जो डैनियल होता है क्लिनिक के अंदर जो डिस्पेंसरी होती है वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे काफी सारी दवाइयाँ होती हैं। डैनियल इस डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा होकर अपने मन में बोल रहा होता है, जरूर जिन्यूंग पार्क और मेरी दूसरी बॉडी यहीं पे होगी। लेकिन जैसे ही डैनियल इस जगह का दरवाजा खोलता है तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि ये वो जगह नहीं होती। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, यहाँ की वाइब्स तो मेरे को बिल्कुल वैसी ही लग रही है, लेकिन जिस रूम के अंदर मेरी दूसरी बॉडी थी वहाँ की लाइटनिंग इस तरह की नहीं थी, वहाँ पे अलग तरह की लाइटनिंग थी और इस जगह से बिल्कुल अलग ही स्मेल आ रही है। ऐसी स्मेल वहाँ पे नहीं आ रही थी और वो जो रूम था वो इस वाले रूम से काफी ज्यादा छोटा था। डैनियल अभी उम्मीद हार के अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, अरे यार आखिर मेरी दूसरी बॉडी कहाँ है? तभी जो डैनियल होता है उसको यहाँ पे किसी बंदे की आवाज आती है जो खुद से ही बोल रहा होता है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, सेंटा क्लॉज टाउन में आ रहे हैं। चलो देखते हैं इस बार मुझे कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उनके ऊपर। आखिर अब मैं उनके साथ क्या करूं? वैसे ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा फिट हैं और ये जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि जिन्यूंग पार्क होता है जो कि यहाँ डिस्पेंसरी में कोई दवाइयाँ लेने आ रखा होता है। और डैनियल पीछे से जिन्यूंग को बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ देख रहा होता है, उसे पता चल चुका होता है यही जिन्यूंग पार्क है। डैनियल जिन्यूंग को कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जिन्यूंग पार्क। जिन्यूंग अपनी मुंडी डैनियल की तरफ घुमाता है और कहता है, लेकिन तू है कौन? और इससे पहले कि डैनियल जिन्यूंग की बात का जवाब देता ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग फाइनली वो जिन्यूंग मिल चुका है डैनियल को जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है, यानी कि यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। और देखो भाई लोग, मैं जानता हूँ आप लोगों ने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब काफी पहले कर लिया होगा, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो पुराने लोग हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखो लुकिज्म के खत्म होने तक मैं और कोई मानवा एक्सप्लेन नहीं करूंगा और ना ही कोई मांगा और ना ही कोई एनिमे, लेकिन लुकिज्म के खत्म होने के बाद मैं काफी बढ़िया बढ़िया चीजें अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि लुकिज्म के ही टक्कर की होने वाली है। और ऑब्वियसली मैं अपनी एक्सप्लेनेशन इस तरह से करूंगा जिससे आपको भी कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि अगर किसी भी मानवा और मांगा में हमें कोई अच्छा मैसेज मिल रहा होता है तो मुझे उसके बारे में आप सबके साथ बात करने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं खुद इस चीज से काफी कुछ सीखता हूँ। तो भाई लोग आज के लिए बातें बहुत हो गई, तो ये वाला चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।